गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की क्लास आरंभ करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने माइकल्सन इंटरफेरोमीटर स्टार्ट किया था और उसके बेसिक कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था और बेसिक प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन कर लिया था। ये डिस्कस कर लिया था कि माइकल्सन इंटरफेरोमीटर का ये जो अरेंजमेंट है किस तरीके से इंटरफेरेंस की कंडीशन को फुलफिल करता है और ये कैसे इस बात के लिए रेडी है कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस कर सके। आज का हमारा डिस्कशन इस बात पे फोकस करेगा कि जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनती हैं वो क्यों बनती हैं, किस शेप की बनती हैं और वो जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हमने अब तक पढ़े हैं उनसे ये किस मामलों में बेटर है। और लास्टली अगर आज समय रहा तो इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि माइकल्सन इंटरफेरोमीटर की मदद से हम क्या कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, आज भी माइकल्सन इंटरफेरोमीटर की फिगर को आप देख पा रहे होंगे जिसमें कि ये दो मिरर M2 और M1 है, बीच में एक ये बीम स्प्लिटर है और एक कंपनसेटिंग प्लेट है। इन सबके रोल के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। डिस्कशन ये भी कर लिया था कि किस तरीके से इसमें इंटरफेरेंस की ओरिजिनल कंडीशन रिटेन रहती है। आपको याद होगा कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है रेयर टू डेंसर तो जो इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है वो इंटरचेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता और इसका कारण ये है कि यहाँ दो बार रिफ्लेक्शन रेयर से डेंसर मीडियम के बीच में होता है। एक बार दोनों रे के लिए, रे 1 के लिए भी और रे 2 के लिए एक एक बार मिरर से होता है और एक बार बीम स्प्लिटर से होता है। लेकिन यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है कि रे 2 के लिए जो मिरर M2 की तरफ जा रहा है वो डेंसर से रेयर जाते समय रिफ्लेक्शन होता है, जबकि रे 1 वो रेयर से डेंसर आते समय रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन चूंकि बीम स्प्लिटर पे जो कोटिंग है वो पार्शियल है, ऑलमोस्ट 50% की कोटिंग है, इस वजह से जो फेज का चेंज ड्यू टू रिफ्लेक्शन होगा वो न केवल रेयर से डेंसर के लिए होगा बल्कि डेंसर से रेयर के लिए भी उतना ही होगा। यानी पाई का फेज चेंज या λ/2 का पार्ट डिफरेंस वो रेयर से डेंसर के लिए भी होगा और डेंसर से रेयर के लिए भी होगा। ऐसा क्यों? यहाँ पर ऐसा क्या खास बात हो गई? तो ऐसा इसलिए जो बीम स्प्लिटर है वो पार्शियली कोटेड है, यानी पार्शियल रिफ्लेक्शन कर रहा है, 50% कोटिंग है। अगर यहाँ पे भी 100% कोटिंग होती तो ये ऐसी बात हम नहीं कहते। तो हम कहते हैं कि तब केवल रेयर से डेंसर के लिए होगा, डेंसर से रेयर के लिए नहीं होगा। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से बन गई कि जो रे 1 है वो एक बार मिरर M1 से और एक बार बीम स्प्लिटर से, तो एक बार पाई का चेंज और फिर एक बार पाई का चेंज, यानी कि ओरिजिनल 2 पाई का मतलब क्या हो गया कि ओरिजिनल ही फेज पर वापस आ गया। यही बात रे 2 के लिए भी है, एक बार मिरर M2 से और एक बार बीम स्प्लिटर से। ऑल्दो ये डेंसर से रेयर है पर पार्शियल रिफ्लेक्शन के कारण होगा, तो दो बार यहाँ भी फेज का चेंज हुआ, पाई एंड पाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 पाई का चेंज हो गया, यानी कि सेम फेज में आ गया। अगर वेवलेंथ के टर्म्स में बोलेंगे तो भी ऐसे ही बोल सकते हैं, λ/2 प्लस λ/2 दैट इज लैम्डा। तो एक लैम्डा से 2 लैम्डा अगर हो गया होगा तो भी वो ओरिजिनल इंटरफेरेंस कंडीशन में बना रहेगा। तो ओरिजिनल इंटरफेरेंस की कंडीशन फिर क्या रहेगी? ओरिजिनल इंटरफेरेंस की कंडीशन आपको याद होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर पार्ट डिफरेंस m लैम्डा हो जाए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ, और अगर पार्ट डिफरेंस m प्लस हाफ लैम्डा हो जाए तो डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन रहेगी। यहाँ भी कोई चेंज नहीं हुआ। कारण आपको मेरे ख्याल से अब तक समझ में आ गया होगा। सो अब हम किस बात की उम्मीद करें, किस तरह के फ्रिंजेस मिलेंगे? तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ एक से ज्यादा शेप के फ्रिंजेस मिल सकते हैं। क्यों और उनको क्या कहते हैं वो हम परिचय देते हुए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा सिंपलिस्टिक एक फिगर यहाँ पे देखिए ड्रा है, दोनों मिरर दिखाया हुआ है और एक मिरर का रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाया हुआ है। एक बात नोटिस कीजिएगा, ये फिगर मैंने नेट से कहीं से लिया हुआ है। यहाँ पे जो मिरर के नेम है वो इंटरचेंज हो गए हैं, M1 को M2 कहा जा रहा है, M2 को M1 कहा जा रहा है। खैर उससे कोई डिस्कशन में फर्क नहीं पड़ता, ये तो आप नॉमेनक्लेचर, आप किसी भी मिरर को कोई भी नाम दे सकते हैं। मेन बात है कि यहाँ पर वो क्या शो कर रहा है, वो ये दिखा रहा है कि M1 और M2 अगर बिल्कुल नॉर्मली हो, यानी कि उसके ऊपर लाइट रे जो इंसिडेंट हो रहा हो नॉर्मली इंसिडेंट हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो एक की इमेज दूसरे की इमेज के साथ पैरेलल होगी। यानी कि यहाँ पर दिखा रहा है कि M2 की जो इमेज है वो M1 के साथ पैरेलल होगी। अगर इनके दोनों के बीच का सेपरेशन अनइक्वल हो तो इन
एक इमेज और दूसरे मिरर के बीच में एक पैरेलल एयर स्लैब आ जाएगा, ठीक। और ये पैरेलल एयर स्लैब के बीच में अगर सेपरेशन मान लीजिए d है, तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2d के बराबर। इसी बात को देखिए यहाँ ऊपर दिखाया गया हुआ कि एक सोर्स है s, इसका मिरर m1 की वजह से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको s1 कह रहे हैं, और जो m2 की वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको s2 कह रहे हैं, ठीक है। सोर्स s की बात हो रही है, तो एक रियल सोर्स s से दो वर्चुअल सोर्स, एक s1 और s2 आप प्राइम लगा सकते हैं क्योंकि ये इमेज है s1 प्राइम और s2 प्राइम, ये दो बन रहे हैं। इन दो पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन कितना है, जितना मिरर m1 और m2 प्राइम के बीच सेपरेशन है उसका दुगना। अगर मान लीजिए सेपरेशन d है, तो इन दो वर्चुअल इमेजेस के बीच में या वर्चुअल सोर्सेज के बीच में सेपरेशन कितना हो जाएगा, 2d के बराबर हो जाएगा। ऐसी दशा में हमको सर्कुलर फ्रिंजेस मिलती हैं, सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिलती है। और इन सर्कुलर फ्रिंजेस को हम नाम देते हैं किसी साइंटिस्ट के नाम पर, हेडिंजर फ्रिंजेस। तो ये जो हेडिंजर फ्रिंजेस हैं, इसका शेप सर्कुलर होगा। लेकिन एक और चीज हो सकती है, अगर मान लीजिए आपको याद होगा हमने बताया था कि मिरर, दोनों मिरर के बैक में पीछे 3 स्क्रूज दिए रहते हैं जो एक स्प्रिंग के साथ अटैच रहते हैं, तो उसकी मदद से आप मिरर के ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी एक मिरर M1 या M2 या दोनों ही मिरर के ओरिएंटेशन को आपने इस तरीके से चेंज कर दिया कि अब M1 और M2 का इमेज यानी M2 प्राइम एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि फिगर राइट साइड की फिगर में या जिसे कहते हैं बी, इस फिगर में नजर आ रहा है। अगर वो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हो एट वेरी स्मॉल एंगल, सो उनके बीच में जो एयर फिल्म होगी वो कैसी हो जाएगी, किस शेप की हो जाएगी, वेज शेप्ड हो जाएगी, वेज शेप की हो जाएगी, ठीक। और जो सोर्स एस होगा उसकी जो दो इमेज बनेगी वो एक ही डिस्टेंस पे बनेगी, यानी देखिए एक ही यहाँ से जो दूरी बीम स्प्लिटर से इनकी जो दूरी है वो इक्वल है, जबकि इसके पहली वाली फिगर ए में हमने देखा था कि बीम स्प्लिटर से S1 की दूरी और बीम स्प्लिटर से S2 की दूरी वो डिफरेंट है, वो एयर स्लैब की मोटाई का दुगना है। लेकिन यहाँ पर चूंकि वो इंटरसेक्टिंग है, सो बीम स्प्लिटर से इनके डिस्टेंस तो इक्वल है, पर वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। S1 राइट चला जाएगा, S2 लेफ्ट चला जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने मिरर M1 को राइट साइड की तरफ झुकाया है और M2 का जो इमेज है वो लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ है। इसी कारण दोनों वर्चुअल सोर्सेज एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, पर बीम स्प्लिटर से समान दूरी पे ही रहेंगे। अब चूंकि ये वेज शेप्ड एयर फिल्म के अंदर ट्रैप है, तो आप गेस भी कर सकते हैं कि इस वाले मामले में किस शेप की फ्रिंजेस बनेगी, स्ट्रेट लाइन, डार्क एंड ब्राइट इक्वल विथ की स्ट्रेट फ्रिंजेस। और ये हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे इसकी उपयोगिता के बारे में हम बात करेंगे। और इन फ्रिंजेस को हम बोलते हैं फिजियो फ्रिंजेस, ये भी किसी एक साइंटिस्ट का नाम है। तो फिजियो फ्रिंजेस, कई बार क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करने के लिए शेप के नाम पर फ्रिंजेस को ना पूछकर वो जो इन फ्रिंजेस के नाम दिए गए हैं उनके नाम पे पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही माइकलसन के ही फ्रिंजेस हैं, पर चूंकि एक से ज्यादा शेप की होती है इसलिए एक का नाम हेडिंजर फ्रिंजेस और एक को फिजियो फ्रिंजेस कहते हैं। चलिए अब इन दोनों का कारण जान लें कि क्यों सर्कुलर फ्रिंजेस मिलती हैं और क्यों स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेडिंजर फ्रिंजेस, दैट इज सर्कुलर फ्रिंजेस के बारे में। देखिए कंडीशन क्या थी, आपको याद होगा, कंडीशन ये थी कि जो M2 और M1 हो वो प्रिसाइसली एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और उनके बीच में जो एयर फिल्म जो इंक्लोज हो वो प्लेनर हो और उसकी थिकनेस मान लीजिए कि D है। तो इसकी वजह से जो फ्रिंज पैटर्न बनेगा उसमें क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फ्रिंजेस बनेंगे। और इन फ्रिंजेस को क्या हम बोलेंगे, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन। ये एक खास टर्म है, इसको नोट करिए, इनको हम बोलेंगे फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन। क्योंकि इसके पहले जब भी हमने वेज शेप फिल्म की बात करी या न्यूटन्स रिंग में फ्रिंजेस की बात करी तो वहां पे कहा था फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस। ये कई बार पूछा जाता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इक्वल थिकनेस के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, आज बात करेंगे फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन। तो इन्हें कहते हैं फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन और इसे हेडिंजर फ्रिंजेस भी कहते हैं, जैसा कि आप जान चुके हैं। अब ये फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन क्यों कहते हैं, हम इनके बारे में अभी बात करेंगे।
एक चीज और भी यहाँ पे नोट करिए, इस बार जो फ्रिंजेस बनेगी वो लोकलाइज्ड फ्रिंजेस नहीं है, जैसा कि न्यूटन रिंग या वेशर्ट फिल्म में मिलता है। ये फ्रिंजेस अनलोकलाइज्ड फ्रिंजेस है। और फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस का मतलब क्या है? देखिए अगेन एक बहुत ही सिंपलेस्ट एक फिगर पे हम आ गए हैं, और यहाँ पर एक ये सोर्स है, एक मिरर है M1, एक है M2, इसमें से एक को हम रोटेट कर रहे हैं और एक को ट्रांसलेट कर रहे हैं, यानी एक को हम आगे पीछे कर रहे हैं और एक को हम रोटेट कर रहे हैं। ऑल्दो जब तक हमने अभी तक जो डिस्कशन किया है उसमें जो हमारे ऊपर वाला ये जो मिरर होता है इसको हम कहते हैं कि इसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं और M1 को हम रोटेट कर रहे हैं। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एक को आप रोटेट और एक को ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि जो ऑब्जर्वर के ठीक सामने वाला मिरर होता है वही कैरेज के ऊपर होता है तो उसी को ट्रांसलेट किया जाता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि वन ऑफ द मिरर नीडेड टू बी ट्रांसलेट, यानी उनको आगे पीछे किया जा सके जैसा कि एरो से बना हुआ है, और दूसरे वाले को हम रोटेट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने किसी को रोटेट कुछ नहीं किया है, दोनों एक दूसरे के स्ट्रिक्टली प्रिसाइसली एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो रेज बनी है, पहले हम एक रे की बात करते हैं। एक ये रे है जो सोर्स है, ये एक एक्सटेंडेड सोर्स है, जो लेफ्ट साइड में एस लिखा हुआ है, ये एक एक्सटेंडेड सोर्स है। इसमें कोई एक रे ले लिया जो इस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, और ये रे एकदम बीम स्प्लिटर से पास होता हुआ मिरर M1 के ऊपर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहा है। और परपेंडिकुलर इंसिडेंट तो हो ही रहा है, साथ ही साथ बीम स्प्लिटर से रिफ्लेक्ट होकर M2 पे भी परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहा है, और दोनों से वापस आता है, M2 से भी वापस आता है, M1 से भी वापस आता है, और आपस में चूंकि पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कॉन्साइड करके थ्रू लेंस। लेंस किसका, ये लेंस किसका है, टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। और कहां पे पड़ेगा, आई पीस के थ्रू ऑब्जर्वर की आई पर। तो हम यहाँ ऑब्जर्वर की आई दिखाने की बजाय हमने यहाँ क्या दिखाया हुआ है, एक स्क्रीन दिखाया हुआ है, ताकि आप वहां पर फ्रिंज का पैटर्न देख सके कि यहाँ पर फ्रिंज का पैटर्न कैसा होगा। तो ये तो अगर नॉर्मल इंसिडेंस हो जाए तो लाइट रे सेंटर पर वापस आ जाएगी, ठीक। तो इससे तो कोई बात बनी नहीं। अब एक और रे डिस्कस करते हैं, वो रे उसी पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन ये जो नॉर्मल इंसिडेंस होने वाली रे थी इससे एक एंगल बना रही, मान ली इस एंगल को कहते हैं थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल में डिस्कस कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसको समझने में थोड़ा समय लगता है। तो ये एक एंगल बना रही है थीटा, एक ही रे में और दिखा रहा हूं, ये पहली रे थी जो नॉर्मल थी, दूसरी रे थीटा एंगल पर एक रे है, और ये जाकर मिरर M1 पर थ्रू बीम स्प्लिटर, ध्यान रखिएगा, थ्रू बीम स्प्लिटर M1 पर जाती है। अब में तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कंपनसेटिंग प्लेट कहाँ गई, कंपनसेटिंग प्लेट अपनी जगह पर है, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि एक सिंपलेस्ट फिगर है, जिन चीजों की जरूरत है सिर्फ वही दिखाई जा रही है, ठीक है। ओके, सो मिरर M1 पर गई, और मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, M1 पे पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, आप जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और फिर ये बीम स्प्लिटर पे वापस आएगी इस जगह पर। पहले जहां से पास हुई थी उस जगह पर नहीं आई, इस जगह पर वापस आई, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर ये लेंस पे पहुंचेगी। लेंस क्या करेगा, लेंस इसको कन्वर्ज कर देगा और एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देगा, ठीक। इस पॉइंट के नीचे कई सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बने हैं, फिलहाल आप ध्यान न दीजिए, हम तो एंड में ये कहेंगे कि हाँ देखिए ऐसे ऐसे करने के बाद सर्कुलर फ्रिंजेस बनने लगी। तो रे यहां पर एक पड़ेगी, याद करिए नॉर्मल रे यहां पड़ी थी, और ये जो थीटा डिग्री एंगल पर इंक्लाइन थी वो रे यहां पर पड़ी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, केवल M1 से ही तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये जो लाइट रे उसी एक्सटेंडेड सोर्स के उसी पॉइंट से जो ओरिजिनेट हुई थी, जो थीटा एंगल पे थी, वो बीम स्प्लिटर को क्रॉस करके M1 पे तो जाएगी ही, ट्रांसमिट होगी ही, बीम स्प्लिटर से रिफ्लेक्ट भी तो होगी। तो ये जो रिफ्लेक्ट होगी वो M2 की तरफ जाएगी, और M2 से रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर बीम स्प्लिटर के पास आएगी, और बीम स्प्लिटर को ट्रांसमिट करते हुए M2 से आने वाली रे, M1 से आने वाली रे, दोनों साथ साथ लगभग साथ साथ इकट्ठा होकर लेंस से पास होकर कन्वर्ज होते हुए इसी पॉइंट पर आकर इकट्ठा हो जाएगी, ठीक। ये हो गया रे नंबर 2, ठीक है। तो जो रे नंबर 2 हमने दिखाया अभी, ये रे नंबर 2 नॉर्मल रे यानी कि रे नंबर 1, ठीक है, नॉर्मल रे, ये जो नॉर्मल रे है, कर्सर पे जरूर ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल रे से थीटा डिग्री एंगल बना रही थी, करेक्ट। अब एक और रे की कल्पना कीजिए जो यहां ड्रा नहीं है, ठीक है,
रे नंबर 3, ठीक है। वो ऊपर की बजाय अभी क्या है, रे नंबर 2 क्या थी, रे नंबर 1 के ऊपर थी, वो रे क्या है, नीचे गई है, पर एंगल वो भी थीटा ही बना रही है, एंगल वो भी थीटा ही बना रही है, और वो बीम स्प्लिटर से पास होते हुए M1 की तरफ गई, रिफ्लेक्ट होकर M2 की तरफ गई, दोनों मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। सो वो लेंस से होने के बाद सेंटर से कुछ दूरी पर यहां आकर रुकेगी, जहां मेरा इस वक्त कर्सर है, यहां पर आएगी, ऑल्दो वो रे यहां पर ड्रॉ नहीं है, ठीक। तो जो रे ऊपर गई वो स्क्रीन के सेंटर, सेंटर किसे कह रहे हैं, जहां पर नॉर्मल रे इंसिडेंट हो रही है सेंटर कह रहे हैं, ठीक है। सेंटर के दाईं तरफ जितनी दूरी पर आकर इंसिडेंट होगी, ये रे नंबर 3, ये भी मिरर M1 M2 से होने के बाद, बीम स्प्लिटर से पास होकर लेंस से पास होने के बाद सेंटर से बाईं तरफ उतनी ही दूरी पर इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने रे नंबर 2 और रे नंबर 3 के बारे में बात की। रे नंबर 2 थीटा एंगल ऊपर थी, रे नंबर 3 थीटा एंगल नीचे थी। अब आप फिर से एक और कल्पना कीजिए, रे नंबर 4, ये भी उसी पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हो, ठीक, और ये ना ऊपर हो ना नीचे हो, ये क्या हो, पीछे हो। सोचिए कि ये जो स्क्रीन है आपकी, इसके पीछे हो, पर एंगल थीटा हो। ये भी बीम स्प्लिटर से पास होकर M1 की तरफ से रिफ्लेक्ट होकर, या बीम स्प्लिटर से रिफ्लेक्ट होकर M2 से रिफ्लेक्ट होकर लेंस से पास होते हुए दोनों रे इकट्ठा होंगी, तो ये क्या आ जाएगी, ये सेंटर के आगे यहां पर इकट्ठी हो जाएगी, जहां पर मैं इस वक्त मैंने कर्सर रखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जहां पे मैंने कर्सर रखा वहां इकट्ठी हो जाएगी, कर्सर का जो पॉइंट है, एरो हेड है, वहां पे इकट्ठी हो जाएगी। इसी तरीके से रे नंबर 5 कंसीडर करते हैं, वो आगे की ओर एंगल थीटा पर है, यानी सभी एंगल थीटा ही चल रहा है अभी तक, ठीक है। वो मिरर M1 M2 से रिफ्लेक्ट होकर बीम स्प्लिटर से पास होकर लेंस से पास होकर कहां इकट्ठा होगी, सेंटर के पीछे जहां मैंने कर्सर रखा है वहां इकट्ठा हो जाएगी। तो 4 पॉइंट की तो मैंने बात कर ली, और ये चारों पॉइंट 4 उन रे से ओरिजिनेट हुई थी जो कि सब थीटा डिग्री एंगल पे ही इंक्लाइंड थी, यानी उनकी खास बात क्या थी, देवर इक्वली इंक्लाइंड, इक्वल इंक्लाइनेशन। तो हमने 4 रे कंसीडर करी। अगर 4 की जगह मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे कंसीडर करूं, ओके, अब हम कंसीडर कर रहे हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे जो नॉर्मल से सभी की सभी थीटा डिग्री एंगल पर है। अभी तक हमने जो 4 रे लिया था, अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे ले लें जो सभी के सभी थीटा एंगल पर हों, वो क्या बना लेंगी, वो एक कोन का सरफेस बना देंगी। कोन समझ रहे हैं आप, कोन, कोन सोचिए, एक उसका वर्टेक्स होगा, और वर्टेक्स से आप थीटा एंगल पर अगर आप घुमाएं, हाँ, एक सर्किल को ट्रेस करें, तो सर्किल के अगर पेरीमीटर को अगर आप ट्रेस करें, उसके सर्कमफेरेंस को अगर आप ट्रेस करें, तो शेप कैसा हो जाएगा, कोन जैसा हो जाएगा। और ये कोन का सरफेस सेंट्रल लाइन से थीटा एंगल पर होगा, और उन सभी रेस की वजह से एक पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे, रेज इकट्ठे हो जाएंगे, वो सारे रे क्या, जो लोकी होगा वो क्या होगा, वो सर्कुलर होगा। और ये जो सर्कुलर जो फ्रिंज बनेगी, जो पॉइंट्स बनेंगे, वो या तो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन को फुलफिल करेंगे या फिर डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन को फुलफिल करेंगे। मान लीजिए कि कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन को फुलफिल कर गए, ये तो डिपेंड करेगा ना कि पार्ट डिफरेंस M1 और M2 की वजह से कितना है, वो हम लोग आगे बात कर लेंगे, पार्ट डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं। सो अगर वो कंस्ट्रक्टिव हैं, तो वो सारे पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट जिनका लोकी जो सर्कल है, वो सारे पॉइंट्स हमें ब्राइट नजर आएंगे। तो वो ब्राइट पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, अब ब्राइट रिंग कहलाएंगे, तो सर्कुलर है ना, ब्राइट रिंग। तो इसी तरीके से ब्राइट रिंग बन सकता है, और इसी तरीके से अगर डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन को फुलफिल कर गया तो क्या बन जाएगा, तो वो डार्क रिंग बन जाएगा। तो यही कारण है कि डिफरेंट एंगल पर, यानी कि एक्सटेंडेड सोर्स से निकलने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज जो कि डिफरेंट एंगल पर होते हैं, अलग अलग एंगल अलग अलग कंडीशन फुलफिल करते हैं, क्योंकि अलग अलग एंगल पे पार्ट डिफरेंस अलग अलग होता है। तो वो कोई कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन को फुलफिल करता है, कोई डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन को फुलफिल करता है, और वे जो इक्वली इंक्लाइंड रेज होते हैं, इक्वली इंक्लाइंड यानी जिनका थीटा सेम होता है,
वो सब मिलकर कोई एक रिंग बनाते हैं, आइदर ब्राइट रिंग और डार्क रिंग। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ऑल्दो इसमें टाइम लगता है उसको समझाने में। इसी बात को समझाने के लिए मैं एक फिगर का भी सहारा ले सकता हूँ। इसको मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया है, बीम स्प्लिटर वगैरह भी हटा दिया है। ये सोर्स है और सोर्स के सामने ये दोनों मिरर दिखा दिए गए। क्या सामने होते हैं दोनों मिरर? नहीं, सामने होते नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वर को तो ऐसा ही लगेगा ना कि एक मिरर है और एक दूसरा उसकी इमेज है। तो जब हम किसी मिरर में कोई चीज देखते हैं और वो 45 डिग्री का इंक्लाइंड हो और बाई तरफ कोई चीज हो तो हमें वो बाई थोड़ी दिखती, वो हमें लगता है कि सामने। तो वही एक बात है, इमेजेस लगेगा कि सामने, और अगर वो थीटा एंगल बना रही हो रे, तो उसकी वजह से दोनों रे जो रिफ्लेक्ट होकर आएंगी, जिनके बीच में पार्ट डिफरेंस डी का है, वो किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाएंगी। और ऐसे ही थीटा एंगल की कई रेज अगर हम बना दें, चारों तरफ हम एक रेज बना दें जो कोनिकल शेप में हो जाएंगे, सो वो सब के सब रे एक सर्कल के पॉइंट्स पर के सरकमफरेंस पे इकट्ठा हो जाएंगी, और वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के अकॉर्डिंग ब्राइट या डार्क रिंग के तौर पर हमें नजर आए। कैसे दिखेंगी? तो इस फिगर से आप देखिए, ये सर्कुलर रिंग्स हैं, ब्राइट और डार्क अल्टरनेट। दो तीन चीजें आप इसके अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक तो नंबर ऑफ रिंग्स बहुत सारी हैं, और दूसरा ये है कि इसका जो सेंटर है अभी तो फिलहाल डार्क नजर आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि क्या माइकल सेंटर फेरोमीटर में भी न्यूटन रिंग की तरीके से डार्क ही मिलेगा? इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा। डार्क के बाद देखिए ब्राइट है, फर्स्ट ब्राइट है, देन फर्स्ट डार्क है, फिर सेकंड ब्राइट है, फिर सेकंड डार्क है। और आप गौर कर रहे होंगे कि जैसे जैसे रिंग की रेडियस बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उनकी जो थिकनेस है, उनकी जो मोटाई है, वो घटती जा रही है। रेडियस रिंग की बढ़ रही है, पर रिंग की जो थिकनेस है, एनुलर रिंग है ना, एनुलर एनुलर समझते हैं ना, वलयाकार, तो वलयाकार है, तो उन लेकिन की वलय की अपनी मोटाई होती है ना, वो मोटाई घटती जा रही है। ऐसा क्यों? ये अभी सब चर्चा की जाएगी। अब डिफरेंस बात करते हैं कि सेंटर कैसा होगा, सेंटर के बाद फर्स्ट कैसा होगा, डार्क होगा, ब्राइट होगा, ठीक है। सो अगर मान लीजिए कि जो डिस्टेंस m2 है, मतलब बीम स्प्लिटर से मिरर m2 की दूरी और m1 की दूरी इक्वल हो, बिल्कुल इक्वल हो, तो क्या होगा कि एक मिरर और दूसरे मिरर की इमेज, m1 की तो इमेज होगी, एक मिरर m2 और m1 की इमेज बिल्कुल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएंगी, और पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा? पार्ट डिफरेंस हो जाएगा जीरो, क्योंकि d जीरो हो जाएगा, उसके बीच में कोई एयर फिल्म होगी ही नहीं, तो पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाएगा। और पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो देयर आर टू कंडीशन फॉर पार्ट डिफरेंस, डेल्टा इज इक्वल टू m लैम्डा एंड डेल्टा इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा। किसकी कंडीशन फुलफिल होगी? ऑब्वियसली डेल्टा इज इक्वल टू m लैम्डा की कंडीशन फुलफिल होगी। फॉर m इज इक्वल टू जीरो, m लैम्डा विल बी जीरो, सो डेल्टा इज जीरो, पार्ट डिफरेंस इज जीरो। इसलिए सेंटर में क्या मिलेगा? ब्राइट मिलेगा, न्यूटन रिंग की तरह से नहीं, ब्राइट मिलेगा। तो सेंट्रल स्पॉट विल बी ब्राइट इफ d1 इज इक्वल टू d2। d1 क्या है? मिरर m1 की दूरी, कहां से? बीम स्प्लिटर से। और d2 क्या है? मिरर m2 की दूरी, बीम स्प्लिटर से। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि जो मिरर m2 है वो एक कैरेज के ऊपर रखा हुआ है, उसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने मिरर m2 को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, थोड़ा सा आगे बढ़ाया, कितना आगे बढ़ाया? लैम्डा बाई 4, केवल लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस आगे बढ़ाया, तो थिकनेस एयर की कितनी हो गई? लैम्डा बाई 4। और पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? दुगना, लैम्डा बाई 2, 2d हो जाता है ना, तो लैम्डा बाई 2। तो अगर लैम्डा बाई 2 हो गया तो ये किसकी कंडीशन है? पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो गया। लैम्डा इजकल टू m लैम्डा के साथ सूट कर रहा है कि लैम्डा इजकल टू m प्लस हाफ लैम्डा के साथ? m इजकल टू जब जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? हाफ लैम्डा, यानी कि इस बार डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन। तो सेंटर में क्या मिलेगा? डार्क। अब अगर मान लीजिए कि लैम्डा बाई 4 अभी हमने रखा था, d की वैल्यू लैम्डा बाई 4 रखा था, d आप समझ गए ना, m2 और m1 प्राइम, m2 क्या है? मिरर m2, और m1 प्राइम क्या है? मिरर m1 का इमेज के बीच की दूरी, उसको हम d कह रहे हैं। तो अभी d रखा था लैम्डा बाई 4, अब अगर हम d रख दें लैम्डा बाई 2, तो 2d यानी कि पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा। अब ये किसकी कंडीशन हो जाएगी? अगेन ब्राइट। यानी कि कहना यह है
कि जैसे जैसे हम मिरर M2 को दूर करते जाएंगे, पहले मान लीजिए कि बिल्कुल बराबर बराबर रखा, D1 इक्वल टू D2, यानी कि D जो है 0 है, और इसके बाद हमने M2 को बढ़ाया तो D की वैल्यू 0 से बढ़ रही है। तो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जब D इक्वल टू 0 है, सेंटर होगा ब्राइट, लेकिन जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जाएंगे वही सेंटर जो अभी ब्राइट था डार्क हो जाएगा, क्योंकि डार्क की कंडीशन को फुलफिल कर गया जब D हो गया λ/4। लेकिन जब D हो गया λ/2 तो फिर से डार्क सेंट्रल डार्क फिर से सेंट्रल ब्राइट हो जाएगा। फिर से हमने थोड़ा और बढ़ाया, λ/2 की जगह 3 λ/4 कर दिया D की वैल्यू, फिर से डार्क हो जाएगा। लैम्डा कर दिया, फिर से ब्राइट हो जाएगा। ये सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, सेंट्रल स्पॉट की बात कर रहा हूँ, जिसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर फिगर में दिखाया था सेंटर की। तो यही सेंटर डार्क, सॉरी सबसे पहले तो ब्राइट जब D इक्वल टू 0 है, फिर ब्राइट से डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसा होता जाएगा जैसे जैसे मिरर M2 को कैरेज पर हम आगे बढ़ाते जाएंगे, इसकी दूरी बढ़ाते जाएंगे। और कैसे कैसे? λ/4, पहले मान लीजिए D इक्वल टू 0 ब्राइट, λ/4 डार्क, λ/2 ब्राइट, 3 λ/4 डार्क, लैम्डा ब्राइट, एंड सो ऑन। ऐसे बढ़ते जाइए और यहां पर जो है सेंटर चेंज होता जाएगा। तो क्या क्यों सेंटर ही चेंज होगा? नहीं, जब सेंटर मान लीजिए डार्क की जगह ब्राइट हो गया तो ठीक उसके बगल में क्या होगा? वो डार्क हो जाएगा, कंडीशन बदल जाएगी। सो अल्टरनेट ही रहेगा, रहेगा तो अभी भी अल्टरनेट ही। सेंटर अगर डार्क है तो उसके बगल वाला ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। लेकिन सेंटर अगर ब्राइट है तो उसके बगल वाला डार्क, देन ब्राइट, देन डार्क, देन ब्राइट। ठीक है, तो रहेगा अल्टरनेट ही, वो नहीं कि सिर्फ केवल सेंटर ही चेंज होता जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब दूसरा हिस्सा डिस्कस करते हैं। हेडिंजर फ्रिंजेस, जिसे फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन कह रहे हैं, वो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो जब अगर मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसको आप एक दो बार और देख लीजिएगा, और फिर भी अगर क्लियर नहीं होगी तो एक बार हम डाउट क्लियर सेशन रखेंगे, तब हम लोग फिर से बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप सोचिए कि मान लीजिए कि मिरर M2 और M1 बिल्कुल समान दूरी पर है, D एकदम इक्वल है, D1 D2 इक्वल है। लेकिन हमने क्या किया, जो मिरर M1 उसके पीछे जो लगे हुए स्क्रू है उनको थोड़ा सा कसा, उसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। तो क्या होगा कि वो एक दूसरे को इंक्लाइन कर जाएंगे, और इंक्लाइन कर जाएंगे तो क्या मिलता है हमें? उसके अंदर जो एयर फिल्म होगी वो किस शेप की हो जाएगी? वेज शेप्ड की हो जाएगी, थिन वेज शेप्ड की फिल्म हो जाएगी। और वेज शेप्ड की फिल्म हो जाएगी तो इस बार देखिए, अभी हमने जब हेडिंजर फ्रिंजेस बात करी थी तो क्या कहा था? वहां अनलोकलाइज फ्रिंज बनता है। आप मिरर को आगे पीछे भी कर रहे हैं तब भी फ्रिंजेस दिख रहा है, ऐसा नहीं कि फ्रिंजेस नहीं दिख रहा, फ्रिंजेस दिख रहा है। जबकि आप मिरर M2 की दूरी घटा बढ़ा रहे हैं, किसी एक ही जगह पे नहीं मिल रहा है। लेकिन यहां पर जबकि इंटरसेक्ट कर रहा है, एक मिरर दूसरे मिरर का इमेज इंटरसेक्ट कर रहा है और थिन वेज फिल्म बन रही है, तो यहाँ कैसा फ्रिंज मिलेगा? लोकलाइज फ्रिंज। और माइकल इंटरफेरोमीटर इसी मामले में कमाल है कि ये इंटरफेरेंस की लगभग हर प्रॉपर्टी को शो करता है, हर शेप का बनाता है, लोकलाइज फ्रिंज भी बनाता है, अनलोकलाइज फ्रिंज भी बनाता है। सो हम अब बात कर रहे हैं थिन वेज शेप कैसी फ्रिंजेस मिलेंगी? स्ट्रेट फ्रिंजेस बनेगी, और उनको हम क्या कहेंगे? फिजुस फ्रिंजेस करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि इंक्लाइन तो हैं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ऊपर नीचे हो गई, तो क्या होगा? तो हमें कर्व्ड फ्रिंजेस मिलेंगी, कर्व्ड फ्रिंजेस मिलेंगी, जिनका कॉन्वेक्स किस तरफ होगा? हमेशा थिन एज की तरफ रहेगा। कहने से बात बहुत अच्छे समझ नहीं आती, इस फिगर को आप देखिए। सबसे पहले बीच वाली फिगर देखिए, क्योंकि बीच वाले हिस्से को हमने पहले डिस्कस किया है। देखिए, एक मिरर है और एक दूसरा मिरर है जो उसको इंटरसेक्ट कर की इमेज है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे जरा वो M1 M2 वाली प्रॉब्लम है, इंटरचेंज हो गया, आप बदल लीजिएगा आपस में, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रहा है तो इनके बीच में जो जो एयर फिल्म कैसी हो गई? थिन वेज शेप फिल्म हो गई। और हमें फ्रिंजेस कैसी मिल रही है? स्ट्रेट, ब्राइट, डार्क, अल्टरनेट ब्राइट डार्क, काफी इक्वल थिकनेस मिल रही है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि हमने जो कैरेज के ऊपर रखा हुआ है उसको खसकाया, जो जो मिरर कैरेज के ऊपर रखा हुआ, मान लीजिए कि M1 कैरेज पे रखा हुआ है, उसको हमने खसकाया, ठीक है, उसको हमने पीछे किया तो ये इंटरसेक्शन फिर नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। M2 प्राइम तो ऐसे ही रहेगा, स्लांट रहेगा, झुका हुआ, और M1 थोड़ा खसक कर नीचे आ जाएगा और अब इंटरसेक्शन नहीं होगा। अब कैसी बनेंगी फ्रिंजेस? तो कर्व्ड शेप की बनेगी, जैसा दिख रहा है।
जिसका कॉन्वेक्स साइड किस तरफ है, जिस तरफ की ओर एयर फिल्म थिन है। इधर एयर फिल्म थिन है ना, और इधर थिक है, इधर थिन है। इसका उल्टा भी हो सकता था कि बजाय M1 को अपनी तरफ करने, कैरिज के ऊपर रखा हुआ है, तो हम M1 को अपनी तरफ भी खींच सकते हैं, यानी कि D1 को रिड्यूस भी कर सकते थे और बढ़ा भी सकते थे। अपनी तरफ खींचने की बजाय अगर हम अपने से दूर करें तो भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। देख रहे हैं यहाँ पर M2 प्राइम अभी भी झुका हुआ है, पर M1 क्या हो गया, ये दूर चला गया है, M2 प्राइम से दूर चला गया है, ठीक है, आगे बढ़ गया है। अभी भी कर्व शेप फिल्में बन रही हैं, सॉरी फ्रिंजेस बन रही हैं, जिसका कॉन्वेक्स किस तरफ है, जिधर की ओर थिन फिल्म है, एयर फिल्म ऐसी है, थिन है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब मैं जरा फटाफट इस बात को समझा दूं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आज टाइम उतना है, डू आई हैव टाइम, चलिए मेरे पास टाइम है 5 मिनट जैसा, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसकी मदद से, इस प्रॉपर्टी की मदद से, कौन सी, ये बीच वाली प्रॉपर्टी, जब वो इंटरसेक्ट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस बनती है। इसकी मदद से हम जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी वेवलेंथ पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी जो कैरेज पे रखा हुआ मिरर है उसको हम λ/2 डिस्टेंस, जो डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, यानी d λ/2 चेंज हो जाता है, पार्ट डिफरेंस बदल जाता है, सॉरी एयर फिल्म की मोटाई बढ़ जाती है जब, तब लैम्डा का पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, दुगना 2d के बराबर पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सो जिस जगह पर मान लीजिए कि nth नंबर की, nth मान लीजिए 7वें नंबर की कहते थे, 7वें नंबर की फ्रिंज दिख रही थी, उसी जगह पर छठी यानी एक पीछे या 8वीं आगे वाली फ्रिंज दिखने लगेगी। क्यों? क्योंकि लैम्डा का पार्ट डिफरेंस इंक्रीज हो गया। और ये लैम्डा का पार्ट डिफरेंस क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि हमने M2 को λ/2 धीरे आगे बढ़ाया। तो अगर d λ/2 है तो 2d क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। और अगर मान लीजिए पहले हम देख रहे थे m लैम्डा, तो अब हमें क्या दिखने लगेगा, या तो m+1 लैम्डा आगे बढ़ाने पर, और पीछे बढ़ाने पर क्या होगा, m-1 लैम्डा, यानी एक या तो आगे बढ़ जाएगा, 7वां देख रहे थे तो 8वां दिखने लगेगा, और अगर 7वां देख रहे तो या तो 6वां दिखने लगेगा। तो इस बात का हम फायदा उठाते हैं कि मान लीजिए, इस फिगर से आपको बात समझ में अच्छे से आएगी कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, M2 है, कैरेज के ऊपर रखा हुआ है, और M1 प्राइम जिसका हमने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, मिरर M का इमेज, इसलिए डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है, डैश लाइन से दिखाया जा रहा है, ये M1 का इमेज है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनके बीच में ये थिन जो है एयर फिल्म वेज शेप्ड आपको नजर आ रही होगी। और हम इस वक्त मान लीजिए अपने टेलीस्कोप के थ्रू 4th डार्क फ्रिंज के सेंटर पे क्रॉस वायर अपना हमने रखा हुआ है, 4th, और इस जगह पे जो हम एयर फिल्म हमें दिखाई दे रही है उसकी मोटाई कितनी है, d। हमने M2 को सरकाया, कितना सरकाया, λ/2 दूरी सरकाया, ठीक। तो पार्ट डिफरेंस कितना बढ़ जाएगा, लैम्डा बढ़ जाएगा, ठीक। तो जो एयर फिल्म की मोटाई हो गई λ/2 सरकाने पे d + λ/2, और पार्ट डिफरेंस क्या हो गया, 2d + लैम्डा, ठीक है। तो अभी पहले फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में अगर हमें चौथा डार्क दिख रहा था अपने क्रॉस वायर पे, तो सेकंड ऑब्जर्वेशन पे उसी जगह पे हमें क्या दिखने लगेगा, 5वां दिखने लगेगा। 5वां क्यों दिखा, क्योंकि प्लस हुआ। अगर हमने पीछे किया होता तो हमें क्या दिखने लगता, 3रा दिखने लगता। और आप देख रहे होंगे इंटरसेक्टिंग लाइन भी थोड़ा खसक गई। तो ऐसा करके हम वेवलेंथ कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए इस बात को इस तरह समझिए कि अगर हम M2 को x दूरी बढ़ाएं और p नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्रॉस कर जाए, अभी तो एक क्रॉस की है ना हमने, कितना बढ़ाया था, λ/2। आप जैसे न्यूमेरिकल करते हैं ना कि λ/2 दूरी बढ़ाने पर फ्रिंज चेंज होती है 1, तो x दूरी बढ़ाने पर फ्रिंज चेंज होती है p, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए कि x दूरी बढ़ाने पर फ्रिंज नंबर ऑफ फ्रिंज चेंजेस इज p, और λ/2 बढ़ाने पर फ्रिंज चेंजेस कितनी है, 1। तो x क्या होगा, x हो जाएगा p × λ/2, क्योंकि आपको मालूम है कि हर एक फ्रिंज के साथ λ/2 बढ़ता है। तो कुल कितनी दूरी बढ़ी, p × λ/2, एंड दिस p × λ/2 इज इक्वल टू x, ठीक है।
इसको रीअरेंज कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2x अपॉन पी। इसलिए जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, हम कई हजार फ्रिंजेस क्रॉस करा देते हैं। बड़ा गिनने में बड़ा दिक्कत होती है, लेकिन कई हजार, 2000, 3000 फ्रिंजेस क्रॉस करा देते हैं, जिससे x की अच्छी खासी हमें वैल्यू मिल जाती है, कुछ सेंटीमीटर मिल जाती है। तो x मिल गया, p मान लीजिए हमने काउंट ही कर रहे हैं, 1 2 3 4 करके हमने काउंट किया, 2000, p पता लग गया। x को हमने स्केल पे मेजर कर लिया, कितना x हमने खसकाया। ओके, तो अगर हम x को मेजर कर सकते हैं और p को अगर हम काउंट कर सकते हैं, तो फिर हम लैम्डा मेजर कर सकते हैं। चूंकि p की वैल्यू काफी लार्ज होती है और x काफी प्रिसाइज मेजर किया जाता है, इस वजह से बहुत ही प्रिसाइज वैल्यू जो सोर्स की वेवलेंथ की है वो इससे जानी जा सकती है। सो इसी के साथ आज का प्रेजेंटेशन में फिर यहीं एंड करता हूं, और कल हम लोग बात करेंगे डबलेट के बारे में, वेवलेंथ डबलेट के बारे में, जो कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर से भी पता किया जा सकता है। सो आज के लिए इतना है।